मंडी का ठेकेदार था, उसने बड़ा अच्छा गाइड किया। उसने कहा कि तुम अगर ग्रीस के अंदर 1 साल रह गए तो यहाँ पर ही रह जाओगे, और अगर अभी निकल गए तो पहुँच जाओ। बड़ी नहर है सर्बिया और बोस्निया के दरमियान में, वो नहर बोट के ऊपर, मोटर वाली बोट के ऊपर क्रॉस करवाते हैं, और उस बोट को क्रॉस करते वक्त इंसान के दिल में डर होता है, क्योंकि वो नहर बहुत बड़ी है। दुनिया में कहीं भी आपका कैंप हो, किसी भी कंट्री के अंदर आप जाते हैं, अजील वगैरह करवाते हैं, या आप कैंप में रहते हैं कोई वक्ती तौर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आपने अपना मोबाइल, अपनी जूती ये बचा के रखनी है भाई, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। से इटली जाने का जो सफ़र है पैदल, वो 15 दिन का सफ़र है। 15 दिन सफ़र करना है पैदल, जिसमें खाना पीना भी उठाना है, सब कुछ लेके जाना। लेकिन हमें उस वक्त नहीं था पता। माशाल्लाह सारे भाई इटली पहुंच गए आज। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारी डंकी की स्टोरी का दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि तुर्की से जब हम यूनान पहुंचे थे, तो यूनान पहुंच के हमने वहां पर क्या क्या चीज़ें की, कौन सा काम किया, क्या हालात थे यूनान के उस वक्त 2018-19 के अंदर, और फिर हम यूनान से आगे कैसे निकले, और फिर यूनान से आगे निकल के हम कहाँ पर पहुँचे, एजेंटों को कितने पैसे दिए, क्या सूरत हाल हुई, हमने क्या क्या रास्ते में फ़ेस किया। ये तमाम बातें, ये तमाम स्टोरीज़ हकीकत आज मैं आपको अपनी इस सेकंड पार्ट के अंदर आगाही देने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जल्द से जल्द मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट करूँगा 2 से 3 पार्ट के अंदर, ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल जो स्टोरी है वो हमारी मिल सके। जिन दोस्तों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा, आप हमारा पहला पार्ट देख सकते हैं। मेरी पहला जो वीडियो है, पाकिस्तान से तुर्की कैसे निकले, कैसे पहुँचे, क्या क्या वहाँ पर किया, क्या हालात थे, आप हमारा पहला पार्ट देख सकते हैं। ये ऊपर आई बटन में आ रहा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक इसका होगा। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, जब मैं तुर्की के अंदर रह रहा था, तो वहाँ से निकलने की सबसे बड़ी बेसिक वजह ये थी कि हम वहाँ पर तंग हो चुके थे, हमारे हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और मैं एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे ये चीज़ महसूस कर रहा था कि यार यहाँ पर हम अगर रहे तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे लिए बहुत से मसले बन सकते हैं। और अब रियलिटी के अंदर देख लें, 2024 है, 2023 और 24, आज वही कुछ हो रहा है। तुर्की के अंदर कोई भी पाकिस्तानी जो इलीगल है वो रोड के ऊपर नहीं चल सकता, नहीं घूम सकता। इतने बुरे हालात हैं तुर्की के अंदर, जो हमने देखा था आज वही हो रहा है। तुर्की के अंदर लीवे का रेट कहाँ पर चला गया, पाकिस्तानी 10, 11, 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये तक सिर्फ रेट है। कितनी ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पर अगर कोई लीगल है तो वहाँ पर कुछ कर सकता है, और आम बंदा जाकर अब वहाँ पर नहीं कमा सकता। हज़ारों की तादाद में लोग तुर्की को छोड़ के वापस अपने मुल्क में जा चुके हैं पाकिस्तानी। और अगर इस वक्त भी तुर्की के अंदर कुछ फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं, तो वो मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि हम तुर्की के अंदर लीगल हैं, हमें ये बताएं हम कैसे लीगली तुर्की से यूरोप के अंदर, इटली के अंदर आ सकते हैं। खैर, बात करते हैं जी यूनान के अंदर। जैसे ही हम यूनान के अंदर पहुंचे हैं, तो यूनान का एक कैपिटल था, एथेंस था, यानी कि है एथेंस है। वहाँ पर मैं चला गया, क्योंकि जो सलोनिकी है, सलोनिकी के अंदर मैंने अपना कार्ड बनाया। कार्ड यूनान के अंदर भी सेम यही प्रोसेस है कि 6 महीने का आपका कार्ड बनता है जब आप अपनी असाइलम करवाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। तो वो कार्ड बना, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ का डर था कि पता नहीं कि ये जो दूसरा कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, या शायद ये हो कि जब मैं बनवाने के लिए जाऊँ दूसरा कार्ड, तो ये मेरा कार्ड ले लें और मुझे कहें तुम निकलो यहाँ से, या मुझे कैद कर दें, सज़ा दे दें। अब यूनान के अंदर भी ये डर मेरे दिल के अंदर था, क्योंकि मैं वहाँ पर हालात देख रहा था कि यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। और फिर जब हम ज़मींदारी का काम करने के लिए यहाँ से चले गए एथेंस के अंदर गए, वहाँ जाके हमने सूरत हाल काम देखा कि यार क्या सीन है। मैंने दोस्त के साथ बात की हुई थी कि यार मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे किसी गांव के अंदर लेके काम करवाना यार मुझसे, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। हम चले गए कालीवाकिया गांव के अंदर। जब हम कालीवाकिया गांव के अंदर गए हैं, वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंडी के, गुजरात के, दूसरे सिटी से सब लोग आए हुए हैं, और एक गाँव टाइप जगह है जहाँ पर वाशरूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक घर है, एक झोंपड़ी है। उसको जाके हमने खुद ही साफ़ किया, साफ़ करके सब कुछ बना के, वहाँ पे एक खुई थी बनाई हुई जिसके अंदर पानी वो चलाना था, मोटर चला के पानी डाल के उस ठंडे पानी से नहाया करते थे। रोटियाँ भी पकाने के लिए सब कुछ खुद ही करना है, ऐसे जैसे एक महाजरों की लाइफ होती है, गांव टाइप की लाइफ होती है, सब कुछ वैसा ही था वहाँ पर। आसपास सारे मतलब वो गार्डन थे, वहाँ पर बागात थे, माल्टे के, किन्नू के, और वो हमने ही तोड़ने थे। वहाँ पर काम था तकरीबन 3 से 4 महीने।
हमने 3 से 4 महीने वहाँ पर काम किया, तकरीबन मैंने 1800 यूरो 3-4 महीनों के अंदर वहाँ पर कमाया। ठेकेदार अच्छा था, मंडी का ठेकेदार था, उसने बड़ा अच्छा गाइड किया। उसने कहा कि तुम अगर ग्रीस के अंदर 1 साल रह गए तो यहाँ पर ही रह जाओगे, और अगर अभी निकल गए तो पहुँच जाओगे। मेरी बात पहले भी जहन में थी कि ग्रीस के हालात भी ख़राब होने वाले हैं और बेहतर यही है कि यहाँ से आगे निकला जाए। अब दोस्तों मैंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर सीज़न पूरा हुआ, सीज़न पूरा होने के बाद लोग अब यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। कुछ दोस्त जो बायर जाने की ट्राई करते थे यूनान से, आज भी दोस्त बहुत से ट्राई करते हैं, और मैंने भी बहुत से लोगों के यहाँ इटली पहुँचकर भी इंटरव्यू किए हैं जो बायर यूनान से इटली आए हैं। हर एक का अपना अपना जैक है, जो जिस तरह भी आए वो आ जाता है। बहरहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, तो इसीलिए मैंने ये ट्राई की कि क्यों ना मैं बाय रोड जाने की कोशिश करता हूँ यूनान से आगे सर्बिया, उसके बाद फिर आगे क्रोएशिया, बोस्निया वगैरह, इन कंट्रीज़ के अंदर। इटली हमारी मंजिल थी, तो मैंने आगाज़ किया। मैंने कहा कि भाई अब निकलना पड़ेगा। हम वहाँ से 2 लड़के निकले यूनान से। हम सबसे पहले आए सलोनिकी, क्योंकि सलोनिकी दोबारा वापस आना पड़ता है। एथेंस से सलोनिकी ट्रेन का सफ़र है तकरीबन 10-12 घंटों का। वहाँ से हम सलोनिकी आए, वहाँ से फिर एक होटल था पाकिस्तानी, वहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया, वहाँ पर बात की सारी। हमारी पहले एजेंट के साथ बात हो चुकी थी। उसने हमसे कहा कि आप ग्रीस से लेकर सर्बिया तक आपने देना है 600 यूरो, 550-600 यूरो, मतलब इतने में बात हुई थी, जो जहाँ पे फंस जाए। उस वक्त बात हुई 600 यूरो के अंदर। तो हम चले गए बॉर्डर के ऊपर। आगे से हमें जो एजेंट था, जो रहबर था, जिसने रास्ता दिखाना था, वो लड़का आ गया, ग्रुप बना। हम निकले वहाँ से सलोनिकी से ट्रेन स्टेशन से होके बिल्कुल बीचों बीच पटरी सीधा बॉर्डर की तरफ। ग्रीस से आगे आता है मकदोनिया। अब हमने मकदोनिया का बॉर्डर क्रॉस करना था। जैसे ही हम मकदोनिया में पहुँचे, हम वहाँ पर हमारी एक कुंभी लगी, एक गाड़ी लगी। उस गाड़ी के अंदर हमें बिठाया गया और वहाँ से सीधा हमें जाके छोड़ दिया गया लास्ट सिटी के अंदर, जहाँ से बिल्कुल सर्बिया साथ था। वहाँ एक घर के अंदर रखा और उस घर के अंदर लोग मुसलमान थे। अब मुझे मकदोनिया के अंदर जाके इस बात का पता चला कि यार मकदोनिया के अंदर भी बहुत से मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं और माशाल्लाह वहाँ पे इबादत भी होती है, सब कुछ होता है। मैं बड़ा खुश हुआ। जिस घर के अंदर हमें रखा गया वो घर भी तकरीबन सब मुसलमान ही थे, सारी फैमिली अच्छी थी। बड़े अच्छे तरीके के साथ हमको उन्होंने 2 से 3 घंटे वहाँ पर बिठाया, खाना वगैरह खिलाया, सब कुछ। दोबारा से गाड़ी में बिठाया और सर्बिया बॉर्डर के ऊपर छोड़ दिया। अब हमने वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया और सर्बिया के अंदर एंटर हो गए। जैसे ही हम सर्बिया के अंदर एंटर हुए, सर्बिया से फिर हमको गाड़ियों ने उठाया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मुसीबत देखनी पड़ी। मैं आपको ये चीज़ें भी बता दूँ कि जब बॉर्डर का जो सफ़र होता है, वहाँ पर पहाड़ भी होते हैं, ऊपर नीचे भी होता है, दौड़ें लगानी भी पड़ती हैं, गिरते भी है इंसान, बहुत कुछ हो जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बयान करने लगूँ तो शायद मुझे साल लग जाए वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मैं इस वीडियो को कवर करना चाह रहा हूँ। आप खुद ये समझें कि जब बॉर्डर एरियाज़ आते हैं तो वहाँ पर जान जाने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ये हमारी नासमझी भी थी, ये हमारी गलती भी थी और हम उस वक्त मजबूर भी थे, क्योंकि उस वक्त की बात कुछ और थी। लेकिन जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हम सर्बिया में गए, दोबारा वहाँ से कुंभी बैठी और उन्होंने जाके हमें छोड़ दिया बिलग्राड के पास। अब बिलग्राड सर्बिया का एक ऐसा सिटी है, कैपिटल भी आप कह सकते हैं उसको, कैपिटल ही है, कि वहाँ पर कैंप है, बहुत बड़ा कैंप है। बिलग्राड के अंदर हम पहुँच गए कैंप के अंदर। जैसे ही हम कैंप के अंदर पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमने क्या देखा, दुनिया बेशुमार है वहाँ पर, और ये कैंप ओपन कैंप है, लेकिन इसमें एंट्री करने के लिए सुबह टाइम आपको आना पड़ता है। हमने एक रात बाहर गुजारी किसी न किसी तरीके। जब सुबह का वक्त हुआ तो वहाँ उठे, नाम वगैरह अपना दर्ज करवाया। अब वहाँ पे पता चला हमें एक चीज़ का कि वहाँ पे जो फ़ौजी था, जो ऑफिसर था, वो पूछा कि आपका सर नेम क्या है। सर नेम का बड़ा मसला था वहाँ पे, तो वो कई बंदों की उसने बड़ी बेइज्जती भी की। तो सर नेम यहाँ तो होता है ना हमारा, जैसे कि वाला साहब का नाम साथ लगता है या ज़ात का नाम साथ लगता है, तो वो सर नेम ज़ात का नाम साथ में लगाते थे कि आपकी ज़ात क्या है। तो ये मसले क्लियर किए तो तकरीबन 6-7 दिन हम सर्बिया कैंप के अंदर रहे। जब हम सर्बिया कैंप के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर हमने जो पेमेंट थी 550 यूरो तकरीबन, वो हमने क्लियर कर दी हुई थी, क्योंकि ये हमसे पीछे ही ले लेते हैं। जब हम बॉर्डर के करीब एक घर होता है, वहाँ पर एजेंट हजरात आपको रखते हैं सब लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर अलग अलग घरों में रह रहे होते हैं। वहाँ पर रख के पेमेंट क्लियर करते हैं, फिर आगे आपको छोड़ते हैं। उसके बाद जब हम सर्बिया पहुँचे तो अब सर्बिया से बोस्निया तक जाने का 300 यूरो मांगते हैं। कुछ लोग 300 यूरो मांगते हैं, कुछ लोग 150 यूरो, कुछ लोग तो फ्री में भी ले जाते हैं। लेकिन हमें ना समझ थे, हमको पता नहीं था, हमें यह था कि हम पहुँच जाएँ।
तो हमने 300 यूरो के अंदर बात की। वहाँ पे एक एजेंट था, लड़का बड़ा अच्छा था, बहुत डिसेंट लड़का था, पाकिस्तानी था, पंजाबी था। उसने मुसाफिरों के साथ सबके साथ बात की और उसने पैसे भी नहीं मांगे। हमने खुद कहा भाई हम पहुँच गए हैं बोस्निया के अंदर, आप बताओ पैसे कहाँ देने हैं। सफ़र था सर्बिया से बोस्निया का सिर्फ चंद घंटों का। एक बहुत बड़ी नहर है सर्बिया और बोस्निया के दरमियान में, वो नहर बोट के ऊपर, मोटर वाली बोट के ऊपर क्रॉस करवाते हैं और उस बोट को क्रॉस करते वक्त इंसान के दिल में डर होता है, क्योंकि वो नहर बहुत बड़ी है। डर ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर दूसरी तरफ जो पुलिस है बोस्निया की, अगर उसने कोई एक्शन लिया तो हमारी जान भी जा सकती है। और रात का टाइम होता है, रात को 12-1-2 बजे का टाइम होता है, क्योंकि रात को गाड़ियाँ आपको सर्बिया के अंदर बॉर्डर से उठाती हैं और सीधा बॉर्डर के ऊपर ले जाती हैं। वहाँ से कुछ 15-20 मिनट आप चलते हैं, बिल्कुल नहर के पास जाकर आप बैठ जाते हैं। वहाँ से फिर बोर्ड लगती है और आपको क्रॉस कराती है। वहाँ पर जैसे ही हमने क्रॉस किया तो वहाँ से फिर दोबारा से गाड़ियाँ आई, उन्होंने हमें बिठाया और बिठा कर बोस्निया के अंदर जो पहला वहाँ का जो गाँव है वहाँ जाके हमें छोड़ दिया। वहाँ छोड़ कर उन्होंने कहा आप चले जाओ यहाँ से। बोस्निया के अंदर जैसे ही हम पहले गाँव तुजले के अंदर पहुँचते हैं तो तुजले के अंदर हम देखते क्या हैं कि भाई जैसे ही मैं वहाँ पर खड़ा हुआ, मेरी इतनी हालत बुरी भी नहीं थी और इतनी हालत अच्छी भी नहीं थी। मतलब जब डंकी लगा के बंदा आता है, बंदे के हालात बहुत बुरे होते हैं, बाल गंदे, ये वो सब कुछ। आप यकीन करें मैं वहाँ पर खड़ा था, सुबह का टाइम हुआ, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। कोई इधर से आ रहा है तो पैसे दे रहा है, कोई इधर से आ रहा है तो खाने के लिए कुछ दे रहा है, कोई इधर से आ रहा है तो कोई कपड़े दे रहा है, कोई इधर से आ रहा है कुछ दे रहा है। मैंने कहा यार ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, इतनी मोहब्बत, हम कौन है। फिर मुझे वहाँ पता चला हिस्ट्री का कि बोस्निया के अंदर हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसकी वजह से ये आज तक कहते हैं कि हम कभी भी इसका एहसान नहीं उतार सकते। इतना बड़ा एहसान किया है पाकिस्तानी आर्मी ने कि अब इतनी बड़ी कुर्बानी दी है बोस्निया के लिए। तो यही वो सिला था कि जब हम बोस्निया के अंदर पहुँचे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। फिर वहाँ से हम बोस्निया से हमने क्या किया कि भाई बोस्निया तुजले के अंदर अब यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी मंजिल आ गया। वहाँ पर हमारा उस वक्त बन गया एक कार्ड जिसकी बेस के ऊपर हमें बोस्निया के अंदर मिल गया स्टे। तुजले से हम चले गए सराइवो के अंदर। जैसे ही हम सराइवो के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर भी एक कैंप था। उस कैंप के अंदर हम रहे तकरीबन 4 से 5 दिन। वहाँ पर सर्दी का मौसम था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो 5 दिन वहाँ पर स्टे किया। कैंप बहुत बड़ा है, खाना पीना वहाँ पर लगा हुआ खुला है और ओपन कैंप है, जो भी आए अंदर जा सकता है, कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है। हम वहाँ पर गए, स्टे किया, अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब भी आप इन कैंपों के अंदर जाते हैं, ज़िंदगी में किसी भी कैंप के अंदर आप चले जाएँ, लाइफ के अंदर ट्रेजिडी हो जाती है इंसान के अंदर। दुनिया में कहीं भी आपका कैंप हो, किसी भी कंट्री के अंदर आप जाते हैं, अजील वगैरह करवाते हैं या आप कैंप में रहते हैं कोई वक्ती तौर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आपने अपना मोबाइल अपनी जूती ये बचा के रखनी है भाई, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोबाइल, जूती और पैसे किसी भी वक्त चोरी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। खैर 5 दिन निकालने के बाद हमने वहाँ से ट्रेन की टिकट ली, तकरीबन 50 से 60 इस तरह से पैसे लगते हैं, 60-70 कैम लगते हैं, क्योंकि बोस्निया के अंदर चलते हैं कैम। वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया लिपा का। लिपा यानी कि बिहाज सिटी का। बिहाज एक वो सिटी है, इतना फेमस सिटी है जो कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आता है और ये पिछले 2-3 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। पूरी दुनिया की नज़र में ये सिटी रहा है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में माइग्रेंट्स आकर यहाँ पर लोगों ने स्टे किया और यहाँ से लोग आगे गए हैं। तो हमारी मंजिल थी बिहाज की। ट्रेन थी जर्मनी की, इतनी कमाल की ट्रेन थी, चलती थी पता नहीं था चलता। हम तो पहली दफ़ा बैठे थे, हमने कहा वाह क्या बात है यार, जैसे जैसे यूरोप के करीब जा रहे हैं मज़े आने लग पड़े हैं, क्या बात है। खैर अंदर ही मतलब बाहर सब कुछ बना हुआ था ट्रेन के अंदर। सफ़र तय किया, हम पहुँच के सीधा वहाँ पर बिहाज के करीब। अब बिहाज जब पहुँचे तो वहाँ पर आर्मी है बोस्निया की, वो पहले उतार लेते हैं, वो आगे नहीं जाने देते। उन्होंने वहाँ पे ज़रिए बनाए हुए हैं कि ये ऐसे आगे ना जाएं, टैक्सियाँ करवाएं, टैक्सी के ज़रिए आगे जाएं, पैसे दे के जाएँ। तो वैसा ही हुआ, हम वहाँ पर थोड़ा सा खजा ख़राब हुए, ज़लालत शुरू होगी। कहते हैं ना ज़लालत शुरू हो जाती है जब मुश्किल वक्त आता है, मुश्किलात के बाद ही आसानियाँ होती हैं। वहाँ पर बहुत सी मुश्किलात देखी, जंगलों में छुपना पड़ा, पुलिस वाले आगे नहीं थे जाना देते, बड़ी मुश्किल से टैक्सी वाले से बात की, उसकी मर्ज़ी के उसको पैसे दिए। 5 से 4 लोग हम गाड़ी में बैठे टैक्सी, उसने सीधा हमें बिहाज में उतारा। जैसे ही हम बिहाज में उतरे हमने कहा आगे से हमारा वेलकम होगा। आगे गए तो आगे से कैंप था बच्चों का। अब उस बच्चों के कैंप में हम ये परेशान थे कि हम कैसे एंटर होंगे, भाई हमारी तो एज 18+ है। खैर कुछ वक्त गुजारा होटल के अंदर, 3-4 दिन होटल के अंदर गुजारे वहाँ पर, और जुनून था कि यार आगे पहुँचना है, इटली पहुँचना है। अब बिहाज वो जगह है, यहाँ से इटली जो पहुँचने का सफ़र है
गाड़ी के ऊपर, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, हम 4 घंटों के अंदर इटली से बिहार पहुंच गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए। लेकिन बिहार से इटली जाने का जो सफ़र है पैदल, वो 15 दिन का सफ़र है। 15 दिन सफ़र करना है पैदल, जिसमें खाना पीना भी उठाना है, सब कुछ लेके जाना। लेकिन हमें उस वक्त नहीं था पता, हम सारे लड़के इकट्ठे थे, हमने सोचा चलो निकलते हैं, चलते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहली डंकी का आगाज़ किया, बड़े मोटिवेशनल थे हम कि यार बस पहुँचेंगे। और किस्मत की बात यह है कि जब भी कोई बंदा पहली ट्राई करता है तो उसकी किस्मत ऐसी होती है कि वो पहुँचने के करीब होता है, वो पहुँच जाता है। हमें भी यही था। रास्ते में सांप हमने देखे, वो शेर और रिछ के जो वो पिंजरे थे वो भी हमने देखे। शेर नहीं देखा लेकिन रिछ के निशान हमने देखे और उसका पिंजरा भी देखा। और वहाँ पर बहुत कुछ ऐसी मतलब चीज़ें थी जो मतलब बंदा बता नहीं सकता, बड़े खौफनाक मंजर थे। टोटल जो सफ़र था बड़ा खौफनाक मंजर और ये सफ़र था। लेकिन खैर हम निकले, हमने सफ़र किया, 10 से 12 दिन हमने सफ़र किया, हमारे पास खाना खत्म हो गया। अब जब खाना खत्म हो गया तो सब आपस में लड़ने लग पड़े। वो कहता तेरी वजह से लेट हो गए, कहता तेरी वजह से लेट हो गए, कहता तेरी वजह से लेट हो गए, कहता कब पहुँचेंगे, कोई कहता कब पहुँचेंगे। खैर जब सबके पास बस होगी तो अब हम इतने मजबूर थे कि हमने कहा या तो हम किसी शहर में जाके खाना लेंगे या हम पकड़वाई देंगे। तो हम मजबूरन जब खाना लेने के लिए जा रहे थे एक जगह पे, तो पुलिस ने हमें देख लिया, तो उन्होंने हमें पकड़ा और फिर वहाँ से वापस, वो कहते हैं ना सांप 1 से शुरू हुआ 99 पे पहुँचा, तो आगे से सांप के मुंह में आ गए फिर 0 पे। तो हमारे साथ भी वही गेम हुई। जब हम वापस आए तो आप यकीन करें पाँव के अंदर खून वाले छाले बने हुए थे और भूख प्यास कोई हाल नहीं था और बहुत ज़्यादा नुकसान किया। कपड़े भी चले गए, नए शूज़ थे वो भी चले गए, पावर बैंक, मोबाइल, ये सारी चीज़ें चली गई। बहुत ज़्यादा जो ना हमें परेशानी फेस करनी पड़ी। ये पहली डंकी थी और इसके अंदर हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। वापस दोबारा आए, वापस आके हमने फिर होटल लिया, होटल के अंदर हमने स्टे किया 3 से 4 दिन दोबारा से, और फिर सोचने लग पड़े कि क्या करना है। अब यकीन करें बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ आके बंदा परेशान हो जाता है। कोई बंदा एक दफ़ा वहाँ पे स्टक हो जाए, रुक जाए या फंस जाए तो वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, और मैं भी उनमें से हूँ जो वहाँ आके फंस गया। किसी भी जगह मुझे परेशानी नहीं बनी, लेकिन बिहार में आके मेरे लिए बहुत सी परेशानियाँ बन गई। और बिहार से मैंने कितनी दफ़ा ट्राई की, पहली ट्राई तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैंने कितनी ट्राई की, कितनी ट्राई लगा के मैं आगे पहुँचा, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।